हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। तो जल्दी से आप लोग क्लास से जुड़ जाइए। आज का हमारा नया चैप्टर है चुंबकत्व और कैपेसिटर। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। यदि आपको फ्री PDF चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसे जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू इन द सर्किट, यानी परिपथ की कुल संधारित्र की गणना कीजिए। विकल्प है 0.16 माइक्रोफैरड या 6 माइक्रोफैरड या 30 माइक्रोफैरड या 70 माइक्रोफैरड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जल्दी से कॉपी कलम उठाइए और सवाल को हल कर दीजिए, इसको धराशायी कर दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चित्र में 3 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक, तो श्रेणी क्रम में जब जुड़े होते हैं तो संधारित्र की गणना कैसे करेंगे? इसका एक फार्मूला होता है, आपको बता देते हैं। 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो ये होता है इसका फार्मूला। तो इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अब देखिए, ये टोटल संधारित्र है C। इसके बाद पहला था 30, C1 का मान 30 था और C2 का मान 10 था और C3 का मान 30 था। ठीक, अब इसको अगर हल करिएगा तो कितना होगा? 30 लसा आएगा, ये हो जाएगा 1, नहीं 3 हुआ, 3 बार जाएगा ना, तो ये टोटल हो जाएगा 5। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं, पहले इसको मिटा लें। तो ये हो जाएगा 1/C बराबर 5/30 हो जाएगा। ठीक, तो ये 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो 1/C बराबर 1/6, तो C बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोफैरड। यही सही उत्तर होगा। तो साथियों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माइक्रोफैरड। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यानी संधारित्र की इकाई क्या है? महो, हेनरी, फैरड या कूलाम? तो साथियों, महो किसका होता है? चालकता का होता है। ठीक है, वहीं हेनरी देखें तो ये होता है प्रेरकत्व का होता है। फैरड किसका होगा? तो ये हो जाएगा संधारित्र का। ठीक, कूलाम किसका होगा? तो आवेश का हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैरड। संधारित्र का मात्रा क्या होता है? फैरड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ ए कैपेसिटर दैट रिक्वायर 0.5 कूलम टू चार्ज टू 35 वोल्ट, यानी एक संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो? तो साथियों, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C बराबर Q/V। तो इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, कॉपी में इसको नोट करिए। इसके बाद आपको इसी फार्मूले में रखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि Q का मान कितना है? 0.5 कूलम और V का मान कितना है? 35 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए इसको रखते हैं। तो C बराबर हो जाएगा 0.5/35। तो ये हो जाएगा 5 सते 35। तो ये हो जाएगा 0.1/7। इसको अगर आप हल करते हैं तो आ जाएगा आपका 0.014। ठीक है, इतना आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.014 माइक्रोफैरड। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाउ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी डिक्रीज, यानी संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है? प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ाकर या प्लेट के क्षेत्र प्रतिरोध को बढ़ाकर या प्लेटों की दूरी बढ़ाकर या उच्च परावैद्युतांक नियतांक पदार्थ का उपयोग करके? बताइए।
तो साथियों एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि C इज़ प्रोपोर्शनल टू A है, C इज़ प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब जो एरिया होता है वो धारिता के क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद यदि परावैद्युतांक मान को बढ़ाते हैं तो भी धारिता बढ़ जाएगी। यदि दूरी को बढ़ाते हैं तो धारिता क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, तो प्लेटों के बीच की दूरी यदि आप बढ़ाते हैं तो धारिता घट जाएगी। इसका मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, यानी प्लेटों की दूरी बढ़ा करके संधारित्र के मान को कम किया जा सकता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विच इज द डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, परावैद्युतीय चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, बताइए। वायु है, इस्पात है, जल है या प्लेटिनम है। तो साथियों डायामैग्नेटिक जो मटेरियल होता है इसमें आता है आपका पानी आ जाएगा, इसके बाद हीरा आ जाएगा, नमक आएगा, बिस्मत आएगा। ठीक, इसके बाद आएगा एंटीमनी। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बाद कांच आ जाएगा, कांच के बाद रबर भी आ जाएगा, इसके बाद प्लास्टिक भी आ जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे जो मटेरियल होते हैं वो होते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो विकल्प में आपको क्या दिख रहा है, पानी दिख रहा है ना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा पानी, ऑप्शन नंबर C सही है, पानी। तो पानी क्या है, एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, और वायु क्या है, तो जो वायु है और जो प्लेटिनम है ये कौन से मटेरियल है, ये है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल यानी अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक, और लौह चुंबकीय पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, तो लोहा, निकिल, कोबाल्ट, कठोर स्टील, एल्निको, एल्कोमेक्स, ये जितने भी मटेरियल है वो लौह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का आपेक्षिक चुंबकशीलता 1000 से अधिक होता है, पता है कि नहीं, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता 1 से थोड़ा अधिक होता है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल का आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। विच फैक्टर इफेक्ट द पोलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, कौन सा कारक विद्युत चुंबकीय की ध्रुवता को प्रभावित करता है, कुंडली की लंबाई, धारा की दिशा, धारा की शक्ति या चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो इनमें से कौन ध्रुवीयता को प्रभावित करता है, यानी पोलरिटी को प्रभावित करता है। तो साथियों आपको पता है कि धारा की दिशा, मान लीजिए एक कोई कुंडली है, यदि धारा की दिशा बदल देते हैं, ये धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी दिशा बदल दें यानी इधर से कर दें, ठीक है, तो इस कुंडली की पोलरिटी बदल जाएगी। पहले नॉर्थ और साउथ रहेगी तो अब साउथ हो जाएगी और इधर नॉर्थ हो जाएगी। ठीक है, तो पोलरिटी कैसे बदली, धारा की दिशा को बदलकर, डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑप्शन नंबर B सही है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर या एम्पियर टन्स या एम्पियर पर टन्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो MMF का फार्मूला आपको पता हो जाएगा, MMF का फार्मूला आपको पता होगा, पता है कि नहीं, तो MMF का जो फार्मूला होता है वो एम्पियर टन होता है। क्या होता है, एम्पियर टन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर C जाएगा, एम्पियर टन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द टोटल इंडक्टेंस इफ 3 इंडक्टर्स L1, L2 और L3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या होगा। तो कुल प्रेरकत्व होता है साथियों LT बराबर
L1 प्लस L2 प्लस L3, ये होता है फार्मूला। ये श्रेणी में जुड़ा होगा तो ये फार्मूला होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इसमें थोड़ा गलत प्रिंटिंग हुआ है, तो LT इक्वल टू होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो LT इक्वल टू L1 L2 प्लस L3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमेंस? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो परमेंस की इकाई क्या होता है? एम्पियर टन, वेबर प्रति एम्पियर टन, या एम्पियर टन प्रति वेबर, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की क्या होगा? सही उत्तर बताइए। तो साथियों परमेंस की जो इकाई होती है, जो परमेंस होता है वो प्रतिष्ठम्भ के क्या होता है? विलोमानुपाती होता है। प्रतिष्ठम्भ के विलोमानुपाती होता है परमेंस, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, वेबर प्रति एम्पियर टन। तो प्रतिष्ठम्भ का इकाई क्या होता है? एम्पियर टन। एम्पियर टन प्रति वेबर होता है, ठीक है। और फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? एम्पियर टर्न बटा में प्रतिष्ठम्भ, रिलक्टेंस। चलिए तो परमेंस का इकाई हो जाएगा वेबर प्रति एम्पियर टन्स। ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। विच रूल इज अप्लाइड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड कॉइल? परिनलिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? कार्क स्क्रू नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम? तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसी भी परिनलिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है तो आप कौन सा रूल अपनाएंगे? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ठीक है। तो दाहिने हाथ की हथेली के नियम से किसी भी परिनलिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कैपेसिटर सर्किट। निश्रेणी परपथ की कुल संधारित्र की गणना कीजिए। तो चित्र को आप गौर से देखिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 10 माइक्रोफैरड है, ये 10 माइक्रोफैरड है और ये 20 माइक्रोफैरड है। तो इसको क्या करना है? श्रेणी में जोड़ना है। तो इसका फार्मूला आपको पता है, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। अभी अगले प्रश्न में आपको बताए भी थे। तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20 हो जाएगा। तो इसका लसा हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1, यानी हो जाएगा 5/20। तो c बराबर हो जाएगा 5 चौका 20, यानी 4 माइक्रोफैरड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 माइक्रोफैरड। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये है 10 माइक्रोफैरड, ये है 10 माइक्रोफैरड और ये है 20 माइक्रोफैरड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्हाट प्रिकॉशन टू बी टेक बिफोर कनेक्टिंग डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग कैपेसिटर इन सीरीज? यानी श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज की रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए, या प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप उसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए, या कुल कैपेसिटर का मान संधारित्र के न्यूनतम मान से कम होना चाहिए, या प्रत्येक संधारित्र का ब्रेकडाउन वोल्टेज समान होना चाहिए? बताइए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईच कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी लेस देन इट्स वोल्टेज रेटिंग। यानी प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप की वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो साथियों आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न था।
क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तक आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसको भी जा करके देख लीजिए। आपको पता है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर की क्लास चलाई जा रही है, तो प्रॉपर क्लास को आप लोग देखते रहिए। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको 100% अंक मिलने वाले हैं यदि आप क्लास को अच्छे से देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।